नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम 24 से 25 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर प्रीलिम्स के लिहाज से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी तरफ से कोशिश की जाती है कि सेम टॉपिक को बार बार ना पढ़ाया जाए। अगर एक टॉपिक हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, अगर उसमें कुछ न्यू अपडेट्स नहीं हुई है तो हम उसको आने वाली वीडियोस में शामिल नहीं करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, तो टाइम कम लगता है और दूसरा केवल नए टॉपिक से हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संस्कृति आईएएस की ओर से फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको ऑफलाइन कक्षाएं भी अवेलेबल कराई जा रही हैं और ये आपको लाइव कोर्स के रूप में भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से कक्षाओं में आने में असमर्थ हैं तो आप कक्षाओं के लाइव प्रसारण के द्वारा भी एक डिजिटल मोड पे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट संस्कृति आईएएस पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे जो अन्य इनिशिएटिव है उनके बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर उस फीडबैक को बता सकते हैं। अगर आप कोई नया इनिशिएटिव हम लोगों की तरफ से चाहते हैं शुरू करवाना तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। जैसे हमने करंट अफेयर एनालिसिस, गवर्नमेंट स्कीम और टारगेट प्रीलिम्स 2022 ये दो इनिशिएटिव ऑलरेडी चलाए हुए हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक हमारी प्लेलिस्ट है और पीटी थिंक एंड सॉल्व, इस पर हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। इन सब के अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉर्बेवैक्स। देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित एक कोविड-19 के लिए दवाई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, पहली बात तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, दूसरी बात ये क्या है, एक हाई टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है। देखिए, जो कन्वेंशनल वैक्सीन होती हैं उनके जरिए क्या किया जाता है, पूरा वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है और फिर आपकी बॉडी उस वायरस के साथ जो है फाइट करके एक इम्यूनिटी डेवलप करती है और आने वाले वायरस से फिर आपको सुरक्षा मिलती है। लेकिन कई बार इसमें ये खतरा रहता है कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा और हो सकता है कि आपको बीमारी लग जाए, जो कि स्टार्टिंग की जो पोलियो वैक्सीन थी उनमें कभी कभी देखने को मिला भी था। इस वैक्सीन में देखिए क्या होता है, ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। मुश्किल सा हो गया, आसान करके समझते हैं। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, वायरस को इनएक्टिवेट करके उसकी जो वायरस की स्पाइक्स होती हैं उनका सिर्फ जो प्रोटीन होता है उसको बॉडी के अंदर भेजा जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो वो वायरस क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो वो बीमारी आपको नहीं होगी, बॉडी पर उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बॉडी में एक अलग से टाइप का प्रोटीन गया है, उसको एक डिफरेंट सिग्नल मिले कि बाहर से कोई अनवांटेड चीज़ आई है तो अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगी और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ उसके लिए बन जाएगी। तो आने वाले टाइम में जब भी आप उस वायरस को फेस करेंगे तो आपकी बॉडी पहचान लेगी कि ये वही प्रोटीन है जिसको लेके मैंने एंटीबॉडीज पहले बनाए थे, तो मुझे फिर से वही बनाने और उस वायरस से फाइट करना है। तो ये सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, इसको देखिए, प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया है उसको मजबूत जो है किया जाता है इस वैक्सीन के द्वारा। ठीक है, इसमें एक हानि रहित स्पाइक प्रोटीन होता है। ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को पहचान लेता है तो वो बेसिकली वास्तविक संक्रमण जब आता है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन कर देती है। इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए। देखिए, इस जो वैक्सीन को है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, तो बेसिकली प्रिजर्व करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको निगेटिव के टेम्परेचर पर जो है संग्रहित करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने है, हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इसके द्वारा विकसित किया गया है। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने 12 साल से लेकर 18 साल के लोगों में आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग करने की परमिशन दे दी है, जबकि वयस्कों में इसका उपयोग करने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी। टॉपिक नंबर 2, ऊपरी भद्रा परियोजना। ठीक है, देखिए पहले इसका मैप देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपरी जो भद्रा योजना है इसका मैप दिखाया गया है, डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। ये कर्नाटक में है और राष्ट्रीय दर्जा
प्राप्त करने वाली कर्नाटक की ये पहली परियोजना है जो मध्य कर्नाटक का जो सिंचाई परिदृश्य है उसको परिवर्तित करने में मददगार शामिल होगी। इस योजना की मदद से जब खरीफ का सीजन आता है वहाँ पर सिंचाई जो है अवेलेबल कर पाएंगे। कहाँ कहाँ पे? चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुर के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर। ठीक है, इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है जो विश्वरैया जल निगम लिमिटेड है उसके द्वारा जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, ये मैप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज हमारी तरफ से 2 दिन के बाद पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। डाटा एक्सेसिबिलिटी नीति, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके द्वारा डाटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी पर एक ड्राफ्ट लाया गया है और इसके बारे में एक अच्छी पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा? देखिए ये नीति जो वर्तमान में टेक्नोलॉजीज के कारण एक डिमांड जनरेट हो रही है उसमें डाटा की जो उपलब्धता, गुणवत्ता, उपयोग, इससे रिलेटेड प्रोविजंस होंगे उसके लिए लाई जा रही है। ठीक है, कोई भी डाटा साझाकरण भारत के कानूनी ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय नीतियों और कानून के साथ जो मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही होगा। ठीक है, मतलब कि जो रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी हमारे यहाँ दिशा निर्देश है उनके अनुसार ही डाटा का साझाकरण किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाटा की सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ एजेंसीज इसके द्वारा प्रस्तावित की गई हैं बनाने के लिए। एक है भारत डेटा कार्यालय, ठीक है, कि डेटा प्रबंधन इकाइयाँ। देखिए जो डेटा प्रबंधन इकाइयाँ हैं ये हर मंत्रालय के डिपार्टमेंट में स्टैब्लिश की जाएंगी। फिर एक इंडिया डेटा काउंसिल होगी जहाँ पर भारत डेटा कार्यालय के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी बैठेंगे और ये वाले लोग भी बैठेंगे और पॉलिसीज पर डिसीजन लेंगे। ये देखिए एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट है कि इंडिया ड्राफ्ट डाटा पॉलिसी अनलॉक्स गवर्नमेंट डाटा फॉर ऑल मूल्स मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ये है रामानुज पुरस्कार। देखिए हाल ही में जो युवा गणितकों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसका नाम है रामानुज, उसको कोलकाता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितक प्रोफेसर थी नीना गुप्ता, उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, क्यों प्रदान किया गया? उन्होंने एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में काफ़ी जो है अच्छा काम किया था। अगर हम रामानुज पुरस्कार के बारे में जाने तो जो भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ है उसके सहयोग से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक शोधकर्ता को हर साल दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? एज जो है आपकी 45 साल से कम होनी चाहिए, युवा गणितज्ञ आप होने चाहिए और किसी विकासशील देश में आपने उत्कृष्ट शोध किया होना चाहिए। ठीक है, रामानुज के बारे में अगर बात करें तो देखिए 1911 में एक महान गणितज्ञ, इंडिया के लिए वो ग्लोरी है और तमिलनाडु का प्राइड है। उन्होंने देखिए 1911 में अपना पहला पेपर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया था। इनके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है अ मैन हु नो इन्फिनिटी, जिसके ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा हुआ है। साउथ इंडिया में भी एक मूवी इनके ऊपर बनाई गई है, अगर आपको कभी समय मिलता है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ग्रेट मूवी। देखिए इन्होंने 1914 में इंग्लैंड की यात्रा की थी, वहाँ पे जो हार्डी थे उन्होंने इनको कुछ पढ़ाया था और इनके शोध में जो है सहयोग किया था। इन्होंने रिमीन श्रृंखला, हाइपरजोमेट्री श्रृंखला, जेटा फंक्शन, अपसारी श्रृंखला के सिद्धांत पर काम किया था और ये जाने जाते हैं इन्होंने इन्फिनिटी को लेकर जो काम किया था। ठीक है, तो मूवी मैंने आपको रिकमेंड कर दी है, साउथ इंडिया में जो मूवी बनी है और साथ में द मैन हू नो इन्फिनिटी, इसमें से आपको ये मूवी वॉच कर सकते हैं। ट्रिप्स समझौता ये न्यूज़ में है क्योंकि देखिए एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंडिया है उसको WTO में जो खुद छूट मिली हुई थी उनसे बाहर निकलने का एक अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रिप्स समझौता क्या है ये न्यूज़ में हो जाता है। समझते हैं। देखिए समझौते पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन में बातचीत हुई थी और जो भी इस समझौते को साइन करेगा उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसको अपने घरेलू कानून इस तरीके से बनाने होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सेफ्टी जो है एक तरीके से सस्टेन की जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जब भी आप कोई नई चीज़ खोजते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपने कुछ नई चीज़ बनाई है, तो इन सब की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपने इस पर इतना अच्छा काम किया है, आपको इसका फ़ायदा
मिलना चाहिए, आपको उस चीज़ का, उस प्रोसेस का, उस वस्तु का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाते हैं। अब आप उन चीज़ को, प्रोसेस को किसी और को देने के लिए बदले में मौद्रिक लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस बेस पे ये काम करता है, ठीक है। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हर देश जो भी ट्रिप्स समझौते पे काम करता है उसको अपनी कंट्री में इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सहेजने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, और इंडिया ने भी ऐसा किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, आईपी सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। ये क्यों किया जाता है, जो नए इनोवेटर लोग हैं या जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं उनको देशों में बौद्धिक संपदा का मुद्रीकरण मिले, ठीक है। फिर 2001 में WTO का जो दोहा घोषणा पत्र था उस पर साइन किए गए, और इसमें ये स्पष्ट किया गया कि भाई अगर कोई कंपनी है उसने किसी चीज़ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए हुए हैं, लेकिन कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसको अपना राइट सरकारी कंपनियों को देना होगा, और ये अनिवार्य लाइसेंसिंग के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि कोविड-19 के टाइम, समझिएगा, कोविड-19 के टाइम कंपनीज ने वैक्सीन्स बनाई, सरकारों ने एक ऐसी महामारी के टाइम पर उन कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के माध्यम से मजबूर किया, या आप कह सकते हैं उनको एक तरीके से इस चीज़ पर तैयार किया कि आप अपनी जो दवाई बनाने का तरीका है वो हमें भी बताइए, ताकि जो सरकारी कंपनियां हैं वो इस दवाई का बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरर जो है कर सके, और फिर हम जो है आम आदमी को सस्ते रेट में इसको उपलब्ध करा सके। तो ये अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसी के बारे में बताया हुआ है। देखिए, ट्रिप्स समझौते में ही अनिवार्य लाइसेंसिंग वाला जो प्रोविजन था ना वो था, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोहा समझौते में इसको बस स्पष्ट कर दिया गया था कि इसको कैसे यूज करना है। तो अगर प्रीलिम्स में कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे अनिवार्य लाइसेंसिंग जो ट्रिप्स समझौता था उसमें मौजूद था, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, कुकी जनजाति, ये लोग न्यूज़ में हैं। क्यों न्यूज़ में है? देखिए, केंद्र सरकार ने अभी ये कहा है कि भाई जो कुकी उग्रवादी समूह हैं उनके साथ हम शांति वार्ता करेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में हम जो है मुद्दों को सुलझा लेंगे। देखिए, जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में जो यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, ये जो उग्रवादी संगठन है ये मणिपुर में है, और ये कुकी जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ये मांग कर रहे हैं मैं बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो जान लीजिए, मूल रूप से मिजोरम के मिजो हिल्स में, जिसको पहले लोसाई के नाम से जाना जाता था, वहाँ के मूल एक निवासी हैं, और ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं। देखिए, द कुकी राइजिंग जो कि 1917 से 1919 में हुआ, जिसको कुकीज़ के उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है, इसमें इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो है लड़ी थी, और वर्ल्ड वॉर द्वितीय में भी ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में बड़ी मात्रा में जो है भर्ती हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेकिन इन कुकी जनजाति लोगों को ये लगता है कि हमने भारत की स्वतंत्रता में इतना योगदान दिया, उपनिवेशवाद के सामने कभी झुका नहीं, इसके बावजूद हमें वो अधिकार नहीं मिले एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो मिलने चाहिए थे, तो इसीलिए हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए, और इसीलिए ये जो है इस तरह का एक उग्रवादी संगठन बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब गवर्नमेंट की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मानना है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एक इंडिया के फ्यूचर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, हम सभी इस बात को जानते हैं। तो चिल्ड्रंस के लिए नए नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लाए जा रहे हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव था कि PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे द्वारा इस पर एक वीडियो आपके लिए पब्लिश किया जाएगा। एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है NMMSS, इसको 5 साल की अवधि के लिए यानी कि 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसीलिए छात्रवृत्ति योजना जो है न्यूज़ में है। क्या होता है इसके तहत? देखिए, 8वीं कक्षा में जो ड्रॉप आउट होते हैं कि बच्चे 8वीं कक्षा के बाद जो है स्कूली शिक्षा को
को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपने परिवार के लिए कमाई धमाई में लगना पड़ जाता है, उस रेट ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं लेकिन मेधावी हैं, टैलेंटेड हैं, उनके लिए देखिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 2008-9 में इसको शुरू किया गया था। और ये क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में। नेक्स्ट देखिए, इस योजना के तहत जो राज्य सरकार होती है वो सरकारी सहायता प्राप्त जो और स्थानीय निकाय स्कूल होते हैं उसमें अध्ययन के लिए कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो चयनित बच्चे होते हैं उनको हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान जो है करती है। ठीक है, नहीं समझिए चार चिनार, ये न्यूज़ में है। आपको इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं, बस इतना आपको पता हो। दूसरा आपको ये बताओ कि जो जबरवा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये कहाँ पे? तो ये डल झील जम्मू कश्मीर के आसपास का एरिया है, इतना आपको पता हो। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चिनार के पेड़ लगाए गए थे, 2014 में बाढ़ आई थी जिसमें ये नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो बस इतना पता हो कि ये कहाँ पे है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए वन्यार, ये न्यूज़ में है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में ये मिलते हैं। ये ट्राइब जो है 1980 के दशक के मध्य राज्य में 20% का आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% के आरक्षण की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनमें प्रवेश के लिए जो 10.5% का वन्यार कोटा था उसको रद्द जो है कर दिया गया, और जिसके लिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बड़ी पीठ में अपील करने के लिए बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया है। ठीक है, आपको इस न्यूज़ का बस इतना ध्यान रखना है कि वन्यार ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं, तो तमिलनाडु में मिलते हैं। कई बार 4 ट्राइब्स के नाम देके मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे तोड़ा ट्राइब्स के बारे में ऑलरेडी पूछा गया था। समुद्री खीरे, ओशन कुकम्बर्स, ये न्यूज़ में है। क्यों है? देखिए ये बेसिकली क्या है, अकशेरुकीय जीव हैं जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जो ओशंस होते हैं वहाँ पर रहते हैं और समुद्र के तल में ये पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इनको सी फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे चाइना के लोग जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग खा लेते हैं। खैर समझते हैं। देखिए भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके शेड्यूल्ड 1 में ये सूचीबद्ध है, और शेड्यूल्ड 1 में जो भी होता है उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और अब इस सूची के तहत इनको लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में जो है माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सी कुकुम्बर एक सी फूड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये मिलते हैं। देखिए परवाल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परवालों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो इनका एक उप उत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, समुद्र की दुनिया के ये कचरा संग्रह करता है। ठीक है, ये जो पोषक तत्व होते हैं उनको रिसाइकिल करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो परवाल है उनको न्यूट्रिशन जो है मिलता रहता है, और समुद्र की जो इकोलॉजी है वो अच्छे तरीके से काम करती रहती है। ठीक है, देखिए जो चीन है और दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पर इन समुद्री खीरों की अत्यधिक मांग है। अब IUCN की रेड लिस्ट में इनका क्या स्टेटस है ये जान लेते हैं। जो ब्राउन सी ककड़ी है वो लगभग लुप्त प्राय है, ब्लैक स्पॉटेड सी खीरा कम से कम चिंता में है वो, और जो ब्लू सी ककड़ी है उसके बारे में डाटा की कमी है, यानी कि इनसफिशिएंट डाटा की कैटेगरी में ये आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये न्यूज़ में है। देखिए अभी रशिया और यूक्रेन ये एक हॉट टॉपिक चल रहा है, और इस पर हमारे द्वारा ऑलरेडी डिटेल्ड 2 वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर वो वीडियोस आप सुन लेते हैं तो इस मुद्दे पर हर एक पहलू आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो देखिए रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से जर्मनी ने इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से हटने की एक बात कही है। ठीक है, तो रशिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए न्यूज़ में है। देखिए 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कि रूस में जो उस्त-लुगा है वहाँ से जर्मनी का जो ग्रिफ्सवॉल्ड है उसके जरिए कहाँ पर, ये जो बाल्टिक सी है इसके रास्ते जाती है, और ये हर साल करीब 55 अरब घन मीटर गैस को ले जाएगी। 2015 में इसको बनाने का निर्णय लिया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फर्स्ट यानी कि फेज़ 1 ये कंप्लीट हो गया है। फेज़ 2 के साथ जर्मनी को सालाना 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करने का प्लान था, जो कि अब
खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जो और फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ठीक है, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये जैसे जैसे बॉर्डर शेयर करती है, कौन सा सी आता है, कौन लैंड लॉक है, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैपिंग पर्पस, बिकॉज ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस पर काम कीजिएगा। नेक्स्ट है देउचा पंचमी कोयला ब्लॉक। ये न्यूज़ में देखिए ये कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है। तो देउआ पंची जब भी नाम आएगा तो पश्चिम बंगाल आपको ध्यान होना चाहिए। कोयले के भंडार की संख्या के कारण ये कोयला खदान जो है एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान या फिर कोयला ब्लॉक है। इतना आपके लिए ज़रूरी है जानना। फिर देखिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य, ये न्यूज़ में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चीनी मिल जो है ये एफआर प्राइस जो है इसका भुगतान 2 चरणों में कर सकती है। इससे चीनी मिल मालिकों को तो राहत मिली है किंतु किसान इसका जो है विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, महाराष्ट्र शुगर केन एफआरपी चेंजेस एंड वाई फार्मर्स अपोज देम। तो हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि एफआरपी क्या है, कौन इसको लागू करता है, ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लें। दूसरा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गन्ने की फसल के बारे में हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। आते हैं, देखिए एफआरपी जो है सरकार के द्वारा घोषित एक मूल्य है। जैसे एमएसपी होता है कि एक न्यूनतम प्राइस तो आपको मिल ही जाएगा, अगर आपकी जो है फसल मंडी में नहीं बिक पाई तो उसको गवर्नमेंट खरीदती है। इसी तरह जो मिल है उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राइस दे दिया जाता है, भाई इस पे आपको गन्ना खरीदना अनिवार्य है, ठीक है। और जो चीनी का कितना उत्पादन हो रहा है, चीनी का क्या परसेंटेज चल रहा है, उसके बेस पे इसको जो है अनाउंस किया जाता है। और अगर मिल मालिकों को कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट करती है। किसानों को मिल मालिकों की तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड एक पूरा प्राइस मिलता है, वही एफआरपी है, ठीक है। वही लिखा है कि किसानों द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए चीनी मिल जो है बाध्य है, ठीक है। और ये एफआरपी का भुगतान कैसे होता है, तो गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा शासित होता है। गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना मैंडेटरी है। कितना लागू हो पाता है ये सोचने की बात है, ठीक है। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये एफआरपी है इसका निर्णय कैसे किया जाता है। तो देखिए चीनी की कितनी रिकवरी हो रही है गन्ने से, ये परसेंटेज में निकालते हैं। गन्ने की पेराई के परसेंटेज में कितनी चीनी जो है आपकी प्रोडक्शन हुई है वो निकालते हैं। तो जितनी अच्छी चीनी की रिकवरी होती है गन्ने का उतना अच्छा प्राइस आपको मिलेगा। कम अगर रिकवरी होगी तो उसका कम प्राइस होता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ शुगर केन पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि चीनी की रिकवरी होती क्या है। केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है और किसकी सिफारिश पर घोषणा करती है, लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। और भाई ये जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसके द्वारा ये घोषित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा सिफारिश कौन करता है और इसको लागू किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये लाया किसके द्वारा जाता है, तो केंद्र सरकार आपने ध्यान रखना है, आपने लागत और मूल्य आयोग ध्यान रखना है, आपने जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ध्यान रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आर्थिक मामलों की जो ये कैबिनेट समिति है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने की संभावना है और ये जो कैबिनेट समिति है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, जो एफआरपी है उसका पुनर्गठन रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गन्ने के बारे में समझते हैं कि ये एक फसल के रूप में क्या डिमांड करता है। तापमान इसको चाहिए गर्म से आर्द्र जलवायु हो और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर हो। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर हो। मिट्टी गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। यह है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है गन्ने का। अगर प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है। प्रोड्यूसर स्टेट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ब्राजील के भारत गन्ना दूसरे का सबसे बड़ा उत्पादक है इंटरनेशनल लेवल पर। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम टेक डेमो। देखिए हाल ही में जो हमारा DRDO है और IIT दिल्ली है उसके विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने 100 किलोमीटर के बीच यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी में
क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का प्रदर्शन किया है। ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये क्या है, बेसिक से समझते हैं। देखिए जो साधारण कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी पे काम करते हैं, यानी कि या तो वो एक टाइम पर 0 हो सकते हैं या वो एक टाइम पर 1 हो सकते हैं। इसी 0 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। लेकिन जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो किस पर काम करते हैं, वो आपके क्यूबिट्स पर काम करते हैं। ये क्यूबिट्स क्या हो सकती है, एक ही टाइम पर ये 0 और 1 दोनों हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी स्टेट में काम करता है जो 0 ऑफ भी हो सकता है, 1 ऑन भी हो सकता है। इसकी वजह से एक कंप्यूटर जो एक बार में एक ही चीज़ हो सकता है, उसके बजाय ये एक साथ पैरेलल बहुत सारे कंप्यूटर के जितना काम कर सकता है। आसान करती हूँ, एक कंप्यूटर एक बार में एक ही स्टेट में हो सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक बार में 2 स्टेट के बीच में भी काम कर सकता है, जिसकी वजह से मैनी स्टेट हो जाते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो लगातार अप एंड डाउन के बीच में बहुत सारी स्टेट हो सकती है। इसलिए सिंपल कंप्यूटर्स के पैरेलल ये एक अकेला कंप्यूटर काम कर सकता है। अब आते हैं, ये तो बेसिक्स था, अब आते हैं कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए जब आप अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मान लीजिए मिलिट्री इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है, तो जो सेंडर है वो क्या करता है, डाटा को इनक्रिप्ट करके रिसीवर के पास भेजता है। इस डाटा को किस तरीके से डिक्रिप्ट करना है, यानी कि कोडिंग कुछ करके डाटा भेज दिया, अब उसको डिकोड कैसे करना है ये डिपेंड करता है की पे। कैसे, मान लीजिए सेंडर को रिसीवर को भेजना है कि एनिमी, ठीक है भाई, ये जो है ये एनिमी इनको भेजना है। अब ये सीधे एनिमी तो लिख के नहीं भेज देगा, ये इस एनिमी को क्या है कुछ कोड कर देगा, जैसे ई का 1 लिख सकता है, एन का क्यू लिख सकता है, एक का हैशटैग लिख सकता है, ऐसे करके कोड भेज देगा और चला जाएगा। तो कोई और आदमी को समझ में नहीं आएगा ये 1 2 क्यू क्या है, लेकिन रिसीवर के पास एक की है कि ई का 1 होता है, इसका क्यू होता है, ये हैशटैग होता है, तो वो अब डिक्रिप्ट कर लेगा और मैसेज को पढ़ लेगा। लेकिन आज के टाइम पे जो हैकर्स होते हैं वो सुपर कंप्यूटर की मदद से इनको जो है डिक्रिप्ट बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो जो अल्टीमेट सूचनाएं हैं उनको बहुत सिक्योरली हम पहुंचा सके, कुछ हाई टेक्नोलॉजी डिमांड करती है, वहाँ पे काम आता है आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए होता है इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली हाँ ये होता है इसमें क्या है कि मान लीजिए एक सेंडर है, वो क्या करेगा, उसका कोई प्लेन टेक्स्ट था जिसमें मैसेज था, वो उसका एक इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएगा और उसकी क्वांटम स्टेट जनरेट कर देगा। क्वांटम स्टेट में 2 चीज़ें आपस में एंटेंगल रहती हैं, उलझी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डाटा है उसको खोलने वाली उसकी जो कुंजी है, की है, वो क्वांटम के जरिए, क्वांटम आप कह सकते हैं क्रिप्टोगेनिक तरीके से भेजी जाती है। कैसे, देखिए क्वांटम का मतलब क्या होता है, हम प्रकाश की सेंस में कुछ बात कर रहे हैं, यानी कि जो मैसेज है वो फोटोन में प्रकाश के जो कण हैं उनके थ्रू सेंड किया जाता है। और ये सेंड कैसे किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसके अंदर प्रकाश के कण कुछ इस तरीके से जो है ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने जो है फोटोन कण को भेज दिया, जो रिसीवर था उसको क्वांटम स्टेट डिटेक्टर मिला, उसने डिक्रिप्शन किया और फिर उसको प्लेन टेक्स्ट मिल गया। हैकिंग तो यहाँ पे भी हो सकती है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर कोई इसमें छेड़खानी करता है तो फोटोन क्या है, किसी एक एंगल पे ट्रांसमिट हो रहे थे, ठीक है, अगर उन पे छेड़खानी नहीं थी। लेकिन अगर किसी ने इसमें छेड़खानी की तो फोटोन का ना एंगल चेंज हो जाएगा, तो अब जो रिसीवर है जो वो सेंडर से मैच करेगा कि हमारे फोटोन किस तरीके से मिले हैं, तो अगर एंगल चेंज हुआ है तो पता चल जाएगा कि इस डाटा के साथ कोई छेड़खानी हुई है। समझ गए। तो एंटेंगलमेंट क्या होती है, क्यूबिट्स क्या होती हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इसको ट्रांसमिट करते हो, फोटोन में जो है सारा मैसेज जाता है और कीज़ को आप जो है 2 रिसीवर सेंडर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। NFT नॉन फंजिबल टोकन, ये क्या है। देखिए डिजिटल रुपये पे हमने वीडियो बनाई थी जिसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आज एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, NFT बहुत बड़े पैमाने पे क्या है लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कोई भी डिजिटल कलाकृति, आपका कोई भी आर्ट पीस है, उसकी डिजिटल कॉपी को आप बेच सकते हैं, बदले में आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं।
इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको डिजिटल रूप में बदला जा सकता है वह एनएफटी हो सकती है। कोई किसी ने अगर पेंटिंग भी बनाई है ना, वो अगर अपनी पेंटिंग को डिजिटली रूप से कन्वर्ट करके बेचना चाहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ओपन मीडियम है, वहाँ पर उस पेंटिंग का स्वामित्व मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्योंकि उसकी ओनर हूँ तो मैं कहती हूँ भाई अच्छा आप इस पेंटिंग को खरीद लो, तो अब जो है जब मैं किसी और को बेच दूंगी तो अब उसकी ओनरशिप किसी दूसरे को मिल जाएगी, बदले में मुझे क्रिप्टो करेंसी में भुगतान कर सकता है। तो कोई भी चीज़, कोई पेंटिंग, कोई सॉन्ग, कोई ट्यूनिंग, कोई म्यूज़िक, जो भी चीज़ डिजिटली कन्वर्ट की जा सकती है वो नॉन फंजिबल टोकन हो सकती है और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इसका भुगतान किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट आइए, एनएफटी क्या है? एक अद्वितीय अपरिवर्तनीय टोकन है। ठीक है, संगीत, कलाकृति, यहाँ तक कि ट्वीट और मीम जैसे डिजिटल संपत्तियों को भी आप बेच सकते हैं। आपने कोई मीम क्रिएट किया, उसको भी आप अपनी ओनरशिप बनाकर बेच सकते हैं। समझते हैं एक क्रिप्टो करेंसी में और एक नॉन फंजिबल टोकन में फ़र्क क्या होता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का एक टोकन की जो वैल्यू होगी दूसरे टोकन की भी वही वैल्यू होगी। मान लीजिए इथेरियम का एक टोकन आपके पास है, इथेरियम के एक टोकन की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है, तो दूसरा टोकन, तीसरा टोकन, चौथा टोकन सब 100 रुपये ही तो होंगे। लेकिन एक पेंटिंग ज़रूरी नहीं कि एक म्यूज़िक के बराबर ही हो, एक म्यूज़िक ज़रूरी नहीं कि दूसरी पेंटिंग के बराबर ही हो, या फिर एक मीम या फिर एक ट्वीट के बराबर हो। तो यहाँ पे क्या है, जैसी कलाकृति, जैसी आपकी संपत्ति, वैसा उसका मूल्य होता है। काम ये दोनों के दोनों ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, समझ गए। नरसिंह मेहता, ये न्यूज़ में है। देखिए हाल ही में क्या हुआ, एक मकड़ी का नाम नरसिंह मेहता इनके नाम पर रख दिया गया और जो इनके प्रशंसक थे उनको ये बात पसंद नहीं आई तो विवाद हुआ, इसीलिए न्यूज़ में है। ठीक है, नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य में आदि कवि और भक्त कवि के नाम से जाने जाते हैं और ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं जो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं। देखिए, सूफी और भक्ति काल, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त कवियों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के भक्त कवि हैं। समझ गए? नेक्स्ट आ जाइए, अंगदिया, ये न्यूज़ में है। देखिए अंगदिया क्या है, ये बहुत सदियों पुरानी एक बैंकिंग प्रणाली है जहां आमतौर पर जो व्यापारी होते हैं वो एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए कहते हैं। वो व्यक्ति अंगदिया के नाम से जाना जाता है और अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि पैसा, कैश एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सुरक्षित पहुँचाया जा सके। वो किसी भी तरीके से काम कर सकता है, इसके बदले में वो एक न्यूनतम मूल्य लेता है। अंगदिया सिस्टम जो है बेसिकली कुरियर के लिए यूज जो है होता है। देखिए जो अंगदिया है ये कानूनी रूप से तो वैलिड है, लेकिन कई बार इसका इलीगल गतिविधियों में यूज होता है। जैसे जो इलिजिबल कैश है भारी मात्रा में, उसको एक जगह से दूसरी जगह बिना जो है रेगुलेटरी जो हमारी विनियामक हैं उनकी नज़रों में आए किया जा सकता है। तो अंगदिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा यूपीएससी ऑलरेडी हुंडी पर एक बार प्रश्न पूछ चुकी है कि हुंडी क्या होता है, तो आपको ऐसे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, मुंबई सूरत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे आभूषणों का व्यवसाय होता है और हीरे का व्यापार होता है। ठीक है, इसके बाद अंगदिया की जिम्मेदारी होती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी का जो है हस्तांतरण करे, और आमतौर पर जो गुजराती, मारवाड़ी और मालाबारी समुदाय है वो इस व्यवसाय में जुड़े रहते हैं। करकट्टम नृत्य ये न्यूज़ में है। क्यों? देखिए करकट्टम, जिसे कुछ हिस्सों में कुंभकली भी कहा जाता है, ये मांग हो रही है एक संगठन के द्वारा कि केरल की कृषि कला के रूप में इसको मान्यता दे दीजिए। देखिए ये तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो वर्षा देवी मरियम्मम की स्तुति में किया जाता है, और इसमें कलाकार अपने सर पर एक बर्तन को जो है संतुलन करते हैं, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। नाम से ही आप समझ गए होंगे, वातावरण में जो कार्बन है उसको पहले कैप्चर करना और फिर उसको किसी फायदे वाले काम में यूटिलाइज करना, उसका प्रयोग करना। ये चीज़ जिससे हो, जिस तकनीक के माध्यम से हो, उसको CCUS बोलते हैं। देखिए ये वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से, वाहनों के धुएं से, ठीक है, आई होगी, इसको हमने कैप्चर किया। कैप्चर करके एक तो हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं,
इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। कैसे? या तो हम कार्बन न्यूट्रल फ्यूल में इसको बदल दें, केमिकल सिंथेसिस कर लें, या कार्बन मिनरलाइजेशन करके कुछ खनिज तत्वों में कर लें, या एल्गी कल्टीवेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसका सिक्वेंशरेशन कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्टोरेज कर सकते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, बाद में जीवाश्म वगैरह में कुछ चेंज हो जाएगी, मतलब ये हवा में नहीं रहेगी, हमारे लिए हानि वाली नहीं रहेगी। या फिर इसका नॉन कन्वर्जन करके अनहेंस्ड ऑयल रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल को ऊपर लाने के लिए वायु का प्रेशर जो है दिया जाता है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यही है, ये न्यूज में क्यों है? रेडबोर्ड विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन किया और उसने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करके हमारा जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है उसको लाने में शायद उतनी उपयोगी नहीं होगी। क्यों? उन्होंने बोला ये एक ऊर्जा गहन टेक्नोलॉजी है, यानी कि एनर्जी इंटेंस टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से खींच रही है बेसिकली उतना ही ये जो है उसका उत्सर्जन भी कर सकती है, क्योंकि एनर्जी जब आप जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी के बदले कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है। ठीक है, तो ये बताया गया है। देखिए ये क्या है, नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, और वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में जो ग्रीन हाउस गैस है जितना हम खत्म कर रहे हैं उसके बीच में एक संतुलन आ जाए तो हमारा नेट जीरो ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में चीज़ों को बताया गया है कि जो CCUSS टेक्नोलॉजी का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज़ कर सकते हैं, फार्मा में, खनिज में, पेय उद्योगों में, एग्रीकल्चर में। फिर लचित बोरफुकन, ये एक्चुअली पर्सनैलिटी एक है जो न्यूज़ में है। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में 17वीं शताब्दी के एक महान और वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन जो है वो करेंगे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने भी इनके लिए आत्मनिर्भर सेना का ये प्रतीक है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट आर्मी का ये एक सिंबल है, ये कह के इनको सम्मान दिया था। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए जो लचित बोरफुकन है ये 1622 में इनका जन्म हुआ था। 1671 में सराय घाट के युद्ध में इन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दी थी अपनी सेना को, और असम पर कब्जा करने का जो मुगल सेना का प्रयास था वो विफल हो गया था। इन्होंने भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया था। जिस टाइम पर बाकी लोग नौसैनिक शक्ति की अहमियत नहीं समझ रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने ना उसका महत्व समझा बल्कि मजबूत किया, और अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने का और नौसेना की रणनीति से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे को बनाने का एक्चुअली काम इन्होंने किया था। जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो अपने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से नवाजती है। तो ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, बहुत से लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं होगा और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश का प्राइड होती है ये सब जो पर्सनैलिटीज होती हैं। सराय घाटी का युद्ध की अगर बात करें तो 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर यह लड़ा गया था। इसे एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना हार गई थी और अहोम सेना की जीत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग। उसके बाद देखिए P-8I पेट्रोल विमान, ये न्यूज़ में है। देखिए जो विमान निर्माता कंपनी है बोइंग, उसने भारतीय नौसेना को, यहाँ पे याद रखना है वर्ड नौसेना, कई बार आप याद रख सकते हैं कि हम एयर जो है सेना की बात कर रहे हैं, वायुसेना की, लेकिन भारतीय नौसेना को बार बार P-8I जो लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है, तो P-8I क्या है? समुद्री गश्ती विमान है, ओशन पे पेट्रोलिंग करने के काम आता है। ठीक है, विमान सौंपा है और 2016 में 4 विमानों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक अनुबंध साइन किया था, और ये जो है उसी के तहत चौथा विमान है। लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक है, ये पोसेइडन विमान एक प्रकार है जिसे बोइंग कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के जो पुराने P-3 बेड़े थे उसके प्रतिस्थापक के रूप में जो है विकसित किया है। यहाँ पर इसकी कितनी रेंज है इस सब के बारे में बताया हुआ है। और देखिए 2009 में भारतीय नौसेना इस P-8I विमान के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक थी। ठीक है, चलिए
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब तक अमेरिका के साथ हमारे द्वारा कुछ समझौते साइन हो चुके हैं और कई बार ऑप्शन में आपको 4 एग्रीमेंट देकर राइट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता कोमकासा, मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट ऑफ जनरल सिक्योरिटी GSOMIA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमो, संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन CISMOA, उसके बाद बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता BECA। तो इनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए और साथ में ये समझौता किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है और इस तरह के इनिशिएटिव्स आपकी करंट अफेयर की तैयारी में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। रेगुलर बेस पे वीडियो देखिए, अगर अभी तक पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको भी कंप्लीट कीजिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।